इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मनी सप्लाई। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मनी सप्लाई क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या है, मेजर कैसे करेंगे, M1 क्या होता है, तो डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मनी सप्लाई की बात करें तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि मनी सप्लाई होता क्या है। मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है, वो सारा पैसा जो पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो यहां पर हम टोटल मनी या टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी की जो बात कर रहे हैं वो किसके पास है? पब्लिक के पास। पब्लिक मतलब मनी यूजिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं, बिजनेस फर्म आती है। हम मनी क्रिएटिंग सेक्टर के पास जो पैसा है उसको इंक्लूड नहीं करते। मनी क्रिएटिंग में क्या आता है? हमारा गवर्नमेंट हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, तो उनके पास जो पैसा है उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि एक्चुअल में वो सर्कुलेशन में नहीं होता है। सर्कुलेशन में कौन सा होता है पैसा? मनी यूजिंग सेक्टर का, जो कि हमारे हाउस होल्ड हो सकता है, बिजनेस फर्म हो सकती है। क्लियर? मेजर कब करते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो पता ही चल रहा है ये स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट मतलब स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार एमसीक्यू में कि मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है। तो क्लियर हुआ मनी सप्लाई क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है जो कि पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन एन इकोनॉमी। क्लियर? अब इसको मेजर कैसे करते हैं? आरबीआई इसको चार तरीके से मेजर करती है, M1, M2, M3, M4। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ M1 है तो M2, M3, M4 हम नहीं पढ़ने वाले हैं। M1 के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो डिटेल में एक बार M1 को हम देख लेते हैं। तो M1 की बात करें तो M1 क्या होता है? CC प्लस DD प्लस OD। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो M1 को। CC का मतलब क्या है? करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक। DD का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। OD का मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब एक एक करके इन कंपोनेंट्स को भी समझते हैं। M1 की बात करें तो M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड एंड नैरो कंसेप्ट होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं M2, M3, M4 लिक्विडिटी हमारी कम होती जाती है, बट जो हमारा मेजरमेंट है वो मनी सप्लाई का वाइडर होता जाता है। क्लियर? M1 की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है हमारा? करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक। हमारी करेंसी क्या है? इंडियन रूपी। तो हमारे जितने भी पेपर नोट्स हैं या कॉइन्स हैं जो पब्लिक के पास है वो हमारे इसके अंदर आते हैं। जैसे कि पेपर नोट्स में आ जाएगा हमारा 10 रुपीज का नोट हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100, 500। कॉइन्स में आ जाएगा 1, 2, 5, 10, 20। ठीक है? तो ये हमारे आते हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक में। इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी, क्योंकि पेपर करेंसी एंड कॉइन्स का यूज करते हैं ना ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसको फेड मनी भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि ये जो पेपर करेंसी एंड कॉइन्स है ये एक्ट करेगी एज अ मनी, इसलिए हम इसको फेड मनी बोलते हैं। और लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं क्योंकि लीगली एज अ मनी हम इसको यूज करते हैं अपनी पेमेंट्स को, डेट्स को, ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। क्लियर? देन आता है हमारा डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जितना भी अकाउंट होल्डर का पैसा होगा, फॉर एग्जांपल के लिए कमर्शियल बैंक के एग्जांपल ले तो पीएनबी, एसबीआई हो गया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, तो बहुत सारे बैंक हैं। तो मैंने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो मेरा जितना भी डिपॉजिट होगा मैं जब भी उस पैसे की डिमांड करूंगी कमर्शियल बैंक मुझे वो देगा। इसलिए हम बोल रहे हैं डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट होल्डर जब अपने पैसे की डिमांड करेगा तो कमर्शियल बैंक उसको देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ पे नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूड करते हैं कि पब्लिक का जो पैसा है कमर्शियल बैंक में वो तो इंक्लूड होता है हमारे M1 में, बट इंटर बैंक डिपॉजिट है, एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो पैसा है हम उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो हमारा इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है? देन आता है हमारा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अगर आरबीआई के पास इंडियन गवर्नमेंट का कोई डिपॉजिट है या कमर्शियल बैंक जो इंडिया के उनका कोई डिपॉजिट है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर के अमाउंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या इंक्लूड कर देंगे कि डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट हो सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गया, तो इनका जो पैसा है आरबीआई के पास उसको तो इंक्लूड करते हैं, बट जो इंडियन गवर्नमेंट और बैंक्स का पैसा है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये कहने की बात है इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो यहाँ पर मनी सप्लाई में हम वही पैसा, वही मनी इंक्लूड करेंगे जो कि मनी यूजिंग सेक्टर के पास है। मनी क्रिएटिंग सेक्टर के पास जो पैसा है हम उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि एक्चुअल में वो पैसा सर्कुलेट ही नहीं कर रहा है इकोनॉमी में। क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है? मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है? मेजरमेंट में पूछ सकता है कि
M1 क्या होगा, M1 में तुम्हें सिर्फ ये 3 कंपोनेंट्स बताने पड़ेंगे। तो बहुत ही इजी टॉपिक है बट स्कोरिंग भी है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम हमसे पूछ सकते हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।